नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम साहू आपका स्वागत करता हूं कलेक्टर जी पर। तो आज से हम कंप्यूटर की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आज हमारा पहला लेक्चर है कंप्यूटर का। तो आज से देखना चालू करेंगे कि कंप्यूटर आखिर होता क्या है। कंप्यूटर हमारी गणनाओं को आसान करने के लिए एक यंत्र बनाया गया, एक मशीन है ना, जो हमारी गणनाओं को, हमारी कैलकुलेशन को और बहुत सारे फंक्शन करता है। पहले के ज़माने में हम क्या करते थे, हार्ड कॉपी लेकर अपने फाइल में घुमा करते थे जगह जगह। अब क्या करते हैं, कंप्यूटर में उसको सॉफ्ट कॉपी के रूप में स्टोर कर लेते हैं, ठीक है, जिससे हम लोग को आसानी होती है। तो बहुत सारी सुविधाएं कंप्यूटर से हमको प्रोवाइड होती हैं। कंप्यूटर कैसे बना है ना, कैसे उसका आविष्कार हुआ, इसके बारे में हम पहले क्लास में धीरे धीरे समझते चलेंगे, है ना। तो आज की हम क्लास में फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन जो है 1942 से 1955 तक के जनरेशन को फर्स्ट जनरेशन माना जाता है। फर्स्ट जनरेशन में अगर बात करें हम, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करने के लिए कंप्यूटर को किसकी ज़रूरत है, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है। कंप्यूटर इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, लेकिन उस इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करने के लिए कहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, किस में रोकना है इलेक्ट्रिसिटी को, कहाँ पर रोकना है इलेक्ट्रिसिटी को, इसके लिए हम वैक्यूम ट्यूब का उपयोग करते थे। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग करते थे, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करने का काम करता है। ये साइज में काफ़ी बड़ा होता था और इसमें काफ़ी सारे बल्ब लगे होते थे। इतने सारे बल्ब लगे होते थे कि जिस रूम में रखा है कंप्यूटर, वो पूरा एक भट्टी बन जाता था, है ना। तो इसलिए इसका उपयोग धीरे धीरे कम होने लग गया और फिर आया सेकंड जनरेशन। तो सेकंड जनरेशन में क्या हुआ, सेकंड जनरेशन कहाँ से कहाँ तक माना जाता है, 1955 से लेकर 1964 तक का माना जाता है, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब साइज में काफ़ी बड़े होते थे। इसके कारण लगभग इस रूम के जितना बड़ा कंप्यूटर होता था, है ना, और काफ़ी सारे बल्ब यूज होते थे, तो काफ़ी हीट प्रोड्यूस करता था, काफ़ी पावर कंज्यूम करता था, पावर ज़्यादा लगता था इसको, है ना। तो इस वजह से वैक्यूम ट्यूब के जगह सेकेंड जनरेशन जब आया, तो सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाने लग गया। ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाने लग गया। ट्रांजिस्टर देखने में कुछ इस तरह के होते हैं, ठीक है ना, ये ऐसे ट्रांजिस्टर देखने में कुछ इस तरह के होते हैं, और वैक्यूम ट्यूब जो होते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं देखने में, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाने लग गया सेकेंड जनरेशन में। यहाँ तक की बात, तो हमने अभी देखा फर्स्ट जनरेशन जो कि 1942 से 55 तक माना जाता है। इसमें किसका यूज़ किया गया, वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। और सेकेंड जनरेशन जो 1955 से लेकर 1964 तक माना जाता है, इसमें किसका उपयोग किया गया, ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया, ठीक है। और ये किसके लिए किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करने के लिए। अब ये ट्रांजिस्टर सिलिकॉन और जर्मेनियम के बने होते हैं, ठीक है ना, जो कि एक अर्धचालक होते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं, ठीक है। अर्धचालक जो ना ही ज़्यादा जिसकी चालकता होती है ना ही कम होती है। ट्रांजिस्टर बेसिकली करते क्या हैं, ट्रांजिस्टर का काम होता है इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोक के रखना या फिर इलेक्ट्रॉन के फ्लो को इन्हेंस कर देना। जहाँ पर सिग्नल्स कम आ रहे हैं वहाँ पर इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ये
बढ़ा देते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी अधिक प्रोड्यूस होती है और सिग्नल प्रॉपर आ सकते हैं। अब बात करते हैं थर्ड जनरेशन की। तो थर्ड जनरेशन में आईसी चिप का इस्तेमाल किया जाने लगा। किसका? इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया जाने लगा। आप साथ साथ नोट्स बनाते चलिए क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया जाने लगा। अब इंटीग्रेटेड सर्किट भी दो प्रकार के होते थे थर्ड जनरेशन में। दो प्रकार के होते थे इंटीग्रेटेड सर्किट। एक है स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट और सेकंड है मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है ना, SSI स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक, और MSI मतलब होता है मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, दो तरह के इंटीग्रेटेड सर्किट होते थे उस समय, स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट और मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। अब ये इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होते हैं? हमने समझ लिया वैक्यूम ट्यूब क्या आते हैं, हमने समझ लिया ट्रांजिस्टर क्या होता है। अब इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होता है? अब कंप्यूटर में क्या होता है, कंप्यूटर में आपने देखा होगा मदरबोर्ड, है ना, मदरबोर्ड में काफ़ी सारे चिप लगे होते हैं। ठीक है ना, तो कंप्यूटर काफ़ी सारे गणनाएं करता है, एक ही फंक्शन तो नहीं करता, काफ़ी सारे फंक्शन करता है। तो उसको ट्रांजिस्टर काफ़ी सारे चाहिए होते हैं ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी को स्विच कर सके। इलेक्ट्रिसिटी को स्विच करने के लिए काफ़ी सारे ट्रांजिस्टर की ज़रूरत होती है। और जब हम ट्रांजिस्टर का पहले यूज़ करते थे सेकंड जनरेशन में, तो तब क्या होता था कि काफ़ी सारे ट्रांजिस्टर होने के कारण इसका साइज काफ़ी बड़ा हो जाता था कंप्यूटर का। वैक्यूम ट्यूब से छोटा होता था, लेकिन फिर भी जनरली अगर हम कंपेयर करें तो फिर भी काफ़ी बड़ा रहता था। तो सभी ट्रांजिस्टर को एक जगह रख दिया गया, छोटे छोटे ट्रांजिस्टर बना के काफ़ी सारे ट्रांजिस्टर को एक जगह रख दिया गया, जिसे कहा गया आईसी चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट कहा गया। ठीक है, काम तो तीनों को वही है, वैक्यूम ट्यूब हो, ट्रांजिस्टर हो, चाहे आईसी चिप हो, सबके काम वही है। बस इसको मॉडिफाई करते गया धीरे धीरे ताकि इसका साइज छोटा हो जाए और हमारे लिए इसे यूज़ करना आसान हो जाए, इसे लाना ले जाना आसान हो जाए। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्थ जनरेशन की। फोर्थ जनरेशन की बात करें तो इसमें आने लगे माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर भी लगभग वैसे ही हैं, है ना, लेकिन यहाँ दो तरह के स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट थे, मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट थे। अब यहाँ पर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट आने लग गए, जिसे माइक्रो प्रोसेसर कहा गया। माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है ना, माइक्रो प्रोसेसर। अब ये क्या थे? VS वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, VLSI। ठीक है, VLSI क्या हो गया? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, मेरे साथ साथ लिखते चलिए, इससे आपका नोट्स भी बन जाएगा और आपको याद भी होता चले जाएगा। ठीक है, तो फोर्थ जनरेशन में VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट आ गया। माइक्रो प्रोसेसर कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं, काफ़ी सारे ट्रांजिस्टर एक साथ इसमें लगे हुए होते हैं। ट्रांजिस्टर कुछ इस तरीके से 3 वायर के साथ आते हैं, है ना, इसमें काफ़ी सारे वायर लगे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक बातें क्लियर है। माइक्रो प्रोसेसर का सबसे पहले आविष्कार इंटेल कंपनी के द्वारा बनाया गया था, इंटेल 4004 नाम से। इंटेल 4004 नाम से इंटेल कंपनी के द्वारा सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया था। अब देखते हैं फिफ्थ जनरेशन की बात करते हैं। तो फिफ्थ जनरेशन में
अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ होने लग गया। 5th जनरेशन में अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ होने लग गया। ठीक है, अब ये उससे और एडवांस है माइक्रो प्रोसेसर से, अल्ट्रा लार्ज। अब 5th जनरेशन का मेन, 5th जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आ गया। ठीक है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो ये क्या है, कंप्यूटर आजकल के ज़माने में देखे होगे आप, अगर आप कहीं जा रहे हो है ना, किसी वेबसाइट में गए है ना, और वहाँ पर आपने कुछ सर्च किया, आपको कोई बैग या फिर कोई मोबाइल पसंद आ गया, ठीक है ना, उस वेबसाइट को आप बंद किए, अमेज़ॉन वगैरह को बंद किए, उसके बाद आप दूसरे वेबसाइट में जाते हो, जैसे कि फेसबुक में गए, इंस्टाग्राम में गए या फिर यूट्यूब वगैरह में गए, तो आपको वहाँ पर ऐड आता हुआ नज़र आता होगा, है ना। तो ये होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और भी बहुत सारे काम है आर्टिफिशियल, एक एग्जांपल दिया हूँ मैं आपको, तो और भी बहुत सारे काम करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। इसे हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी कहते हैं। तो ये क्या करता है, हमारे दिमाग के साथ खेल कर हम क्या चाहते हैं वो ये जान जाता है। ठीक है, तो ये बहुत कमाल की चीज़ है अभी के ज़माने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। तो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाने लगा 5th जनरेशन में। अब एआई के जनक, है ना, एआई के जनक या फिर फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसे कहा जाता है, तो जॉन मैकार्थी, जॉन मैकार्थी को कहा जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक। फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन है, जॉन मैकार्थी हैं। अब इसे कैसे याद रखा जाए, ठीक है, जॉन कई जगह आता है नाम, है ना, तो हमको इससे याद रखना है मैकअर्थी। ठीक है ना, इस क्या हो रहा है, मैकअर्थी। ठीक है ना, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया तो बाकी सभी जनरेशन की क्या उठ गई, अर्थी उठ गई। ठीक, तो आपको इस तरीके से याद रखना है, मैकअर्थी, मैकार्थी। ठीक, तो ये सिर्फ एक ट्रिक है, ये आपको इस तरीके से याद रखना है, जॉन मैकार्थी। ठीक है, तो ये हो गया 5th जनरेशन की बात, है ना। तो हमने देखा था फर्स्ट जनरेशन कहाँ से कहाँ तक था, 1942 से 1955 तक। सेकेंड जनरेशन 1955 से 1964 तक। थर्ड जनरेशन 1964 से 1975 तक था थर्ड जनरेशन। ठीक है ना, ये मैं लिखाना भूल गया था। और फोर्थ जनरेशन जो है ये 1975 से 1989 तक। फोर्थ जनरेशन 1975 से 1989 तक। थर्ड जनरेशन 1964 से 1975 तक। ठीक है, और फिफ्थ जनरेशन 1989 से अब तक। ठीक, तो इन बातों को भी आप ध्यान में रखिए। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करेंगे हम कंप्यूटर लैंग्वेजेस की, कंप्यूटर की भाषाओं के बारे में बात करेंगे। कंप्यूटर किन किन भाषाओं का यूज़ करते आ रहा है फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं लैंग्वेजेस। ठीक है ना, तो कंप्यूटर कितनी भाषाओं का यूज़ करता है। पहला होता है लो लेवल लैंग्वेज, ठीक, और सेकंड होता है हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, पहला है निम्न स्तरीय भाषा, निम्न स्तरीय भाषा, और सेकंड है उच्च स्तरीय भाषा। ठीक,
पहला है लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। तो निम्न स्तरीय भाषा में क्या आ जाता है, मशीनी भाषा, मशीनी भाषा और असेंबली भाषा, ठीक है। मशीनी भाषा में बाइनरी डिजिट जो होते हैं, बाइनरी लैंग्वेज, वो आ जाते हैं मशीनी भाषा में। और असेंबली लैंग्वेज में क्या आ जाते हैं हमारे, जिसको हम बोलते हैं सब्सट्रैक्ट को हम सब बोल देते हैं, एडिशन को ऐड बोल देते हैं, है ना, मल्टीप्लिकेशन को मल बोल देते हैं, ठीक है। तो ये एक ऐसी भाषा है जो हम एक बड़े वर्ड को छोटा वर्ड बना के बोल रहे हैं, तो इसको सिंबॉलिक लैंग्वेज भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखिए। उच्च स्तरीय भाषा ऐसी भाषाएं हैं जिसके थ्रू हम ऐप्स और सॉफ्टवेयर निर्माण का कार्य करते हैं, ऐप और सॉफ्टवेयर निर्माण का कार्य करते हैं। तो ऐसी कौन सी भाषाएं हैं, जैसे कि आगे आपके पास फॉरट्रैन, कोबोल, फॉरट्रैन, कोबोल, जावा, इसका नाम तो आपने सुना ही होगा, है ना, जावा, सी प्लस प्लस, सी लैंग्वेज एटसेट्रा, काफ़ी सारे हैं, है ना। फॉरट्रैन, फॉरट्रैन का क्या होता है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ये भी फुल फॉर्म में पूछा जाता है। तो जो जिस चीज़ का मैं फुल फॉर्म बताते जाऊँ उसका फुल फॉर्म आप नोट करते जाइए, है ना। और लास्ट में हम फुल फॉर्म जो भी लेक्चर हुआ रहेगा उसके लास्ट में जितने भी फुल फॉर्म हमने डिस्कस किए रहेंगे उसको मैं लास्ट में एक बार लिस्ट बना के बताऊंगा। तो ये है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है। और ये क्या है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है ना, कोबोल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है ना। ऐसे ही हमने क्या देखा था, एक AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, ये भी एक ये हो गया उच्च स्तरीय भाषा। और एक और क्या है, SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन में कौन कौन सी भाषाओं का यूज़ किया जाने लगा। अब लैंग्वेज की बात करें हम, तो फर्स्ट जनरेशन में आप देखते हैं, फर्स्ट जनरेशन में हम लोग देखते हैं कि मशीन लैंग्वेज का उपयोग किया जाने लगा। मशीन लैंग्वेज क्या होता है, 0 और 1, है ना, 0 और 1 मशीन लैंग्वेज का उपयोग किया जाने लगा, ठीक है। सेकेंड जनरेशन की बात करें तो सेकेंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज का उपयोग किया जाने लगा। असेंबली लैंग्वेज क्या होता है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिंबॉलिक लैंग्वेज भी बोलते हैं। तो ये 1950 पर आधारित असेंबली लैंग्वेज का उपयोग किसमें किया जाने लगा, सेकेंड जनरेशन में किया जाने लगा, ठीक है ना। 1950 पर आधारित था। इसे और क्या कहा जाता है, इसको सिंबॉलिक लैंग्वेज भी कहा जाता है, सिंबॉलिक लैंग्वेज। तो जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें, एग्जाम्पल हमारे पास क्या क्या आ जाते हैं, एडिशन के लिए ऐड, सब्सट्रैक्शन के लिए सब, मल्टीप्लिकेशन के लिए मल, ठीक है ना। तो ये इन सभी भाषाओं का हम सेकेंड जनरेशन में उपयोग करते थे 1950 पर आधारित, ठीक है ना। हालांकि सेकेंड जनरेशन 1955 से लेकर 1964 तक आता है ना, और फर्स्ट जनरेशन 1942 से लेकर 1955 तक। लेकिन 1950 पर आधारित क्यों, क्योंकि उस समय इस लैंग्वेज का आविष्कार हो चुका था लेकिन यूज़ नहीं किया जा रहा था। 1955 से लेकर 1964 के बीच सेकेंड जनरेशन में इसका यूज़ कंप्यूटर में किया जाने लगा। इसी प्रकार अगर हम थर्ड जनरेशन की बात करें, तो थर्ड जनरेशन में हम लोग ने 1960 पर आधारित
हाई लेवल लैंग्वेज, उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग किया जाने लगा। थर्ड जनरेशन में 1960 पर आधारित उच्च स्तरीय भाषा हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग किया जाने लगा। ठीक है, अब ये उच्च स्तरीय भाषाएं क्या होती थी, जैसे कि मैंने एक बताया आपको फॉरट्रैन। फॉरट्रैन फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है, इसका आविष्कार जॉन बैकस ने किया। किसने किया? जॉन बैकस। ठीक है, अब जहां जहां आपको आविष्कारक का नाम आएगा मैं आपको उसको याद कराते जाऊंगा। जॉन बैकस, अब इसको कैसे याद कर सकते हैं, है ना। जॉन नाम का एक आदमी है। ठीक, जॉन क्या करता है ना, वो ट्रेन पकड़ने जाता है। ठीक है ना, ट्रेन पकड़ने जाता है तो उसको सबसे पहले काम क्या करना पड़ेगा, अपना बैग वैग पैक करना पड़ेगा, है ना। तो जॉन बैग कस, ठीक, बैग कस फॉर ट्रेन, ट्रेन के लिए, फॉर ट्रेन बैग कस। ठीक है ना, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, जॉन बैग कस फॉर ट्रेन। ठीक है ना, तो ये आप यहां से याद रख सकते हैं, जॉन बैग कस, तो बैकस फॉर ट्रेन। ठीक, इसी प्रकार हम देखते हैं अब इसकी 1957 में इसका आविष्कार हुआ था फॉरट्रैन का। ठीक है, अब देखते हैं कोबोल, है ना। कोबोल कॉमन CO से कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है ना, यहाँ अगर आपको क्लियर नहीं दिखा रहा होगा तो आप मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनकर लिखिए। ठीक, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, तो ये हो गया कोबोल। ठीक, ये 1959 में इसका आविष्कार किया गया। और किसके द्वारा किया गया? ये तो हो गया जॉन बैकस फॉरट्रैन। ठीक, और ये है कोबोल। ठीक, तो कोबोल का आविष्कार किसने किया है? ग्रास हॉपर मूरे। ग्रास हॉपर मूरे, ग्रॉस हॉपर मूरे ने कोबोल का आविष्कार किया। अब इसे कैसे याद रखें? तो ग्रास हॉपर तो आपको पता ही है, चिड्डा होता है ना, तो एक प्रकार का वो कीड़ा होता है ना। तो ग्रास हॉपर मूरे, है ना, ग्रास हॉपर को बोल कि वो मुर्रे खाए। मुर्रे मतलब मुर्रा, है ना। ग्रास हॉपर को बोल मुर्रे खाए, जो वो होता है, कीट होता है, कीड़ा होता है, उसको बोल कि वो मुर्रे खाए। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, ग्रास हॉपर कोबोल, कोबोल मतलब कि कोबोल। ठीक, ग्रास हॉपर कोबोल कि वो मुर्रे खाए। तो यहाँ से ये याद हो सकता है, जॉन बैकस फॉरट्रैन। ठीक है, इसके पहले हमने देखा था जॉन मैकार्थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आविष्कारक हैं। तो इनको कैसे याद रखे थे हमने कि जब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया तो बाकी सभी जनरेशन की अर्थी उड़ गई। ठीक है ना, तो मैक अर्थी तो मैकार्थी। ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, डायरेक्ट आपको लिंक हो जाएगा, है ना, अगर ऑप्शन में आते हैं तो यहाँ तक की बातें आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं फोर्थ जनरेशन की। तो फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ? क्वेरी लैंग्वेज का उपयोग किया जाने लगा। ठीक है ना, डोमेन आधारित लैंग्वेज,
डोमेन आधारित लैंग्वेज का उपयोग किया जाने लगा। डोमेन आधारित लैंग्वेज का उपयोग किया जाने लगा, क्वेरी लैंग्वेज या डोमेन आधारित लैंग्वेज का उपयोग किया जाने लगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो एग्जाम्पल के लिए क्या हो जाती है क्वेरी लैंग्वेज, SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होता है SQL। फोर्थ जनरेशन में इसका उपयोग किया जाने लगा। अब फिफ्थ जनरेशन की बात करें तो फिफ्थ जनरेशन में स्मार्टर लैंग्वेज जो किसके द्वारा बनाया जाता था, विशेषज्ञों के द्वारा, वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया जाता है स्मार्टर लैंग्वेज। जैसे कि हम बोल सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक स्मार्टर लैंग्वेज है जो विशेषज्ञ वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया जाता है। और एग्जाम्पल देखें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तो OPS5, ठीक है, लिप्स, LIPS, लिप्स, ठीक, मरकरी, इस तरह के लैंग्वेज आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो OPS5, लिप्स, मरकरी और एक और है प्रोलॉग। ठीक है, तो ये सभी आपको देखने को मिलेंगे। अब ये मरकरी जो है इम्पॉर्टेंट है। मरकरी एक लैंग्वेज की तरफ फिफ्थ जनरेशन में यूज़ होने लगा, लेकिन मरकरी एज अ मटेरियल फर्स्ट जनरेशन में यूज़ किया जाता था। तो इस बातों को भी आप ध्यान में रखिए। ठीक है, तो अब तक जितने बातें हमने पढ़ी उसका एक रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन 1942 से 1955 तक आता है, उसमें हमने वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया। सेकंड जनरेशन की बात करें तो सेकंड जनरेशन 1955 से 1964 के बीच आता है, उसमें हमने ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया। ये दोनों ही इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करने के काम आते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम आते हैं थर्ड जनरेशन में, थर्ड जनरेशन जो है 1964 से लेकर 1974 तक चलता है, 1975 तक चलता है, 1975 तक चलता है। इसमें हमने IC चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का इस्तेमाल किया। ठीक है, ये ट्रांजिस्टर, काफ़ी सारे ट्रांजिस्टर इसमें अटैच रहते हैं। ठीक, फिर इसके बाद हमने फोर्थ जनरेशन को देखा। फोर्थ जनरेशन 1975 से 1989 तक है। इसमें हमने माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया, है ना। IC चिप में स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट होते थे और मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट होते थे। ठीक है, लेकिन फोर्थ जनरेशन में जैसे ही हम लोग आते हैं, इसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया जाता है जो कि एक वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट है। इसका आविष्कार इंटेल की कंपनी द्वारा इंटेल 4004 नाम से किया गया माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, अब बात आती है फिफ्थ जनरेशन की। फिफ्थ जनरेशन 1989 से लेकर अब तक का है जो जनरेशन, उसको फिफ्थ जनरेशन कहा जाता है। फिफ्थ जनरेशन में किसका हमने देखा आविष्कार, फिफ्थ जनरेशन में अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। एक तो पहली चीज़ ये हो गया, और सेकंड चीज़ हमने क्या देखी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हमने देखी, AI। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये हमने देखा, पहला फुल फॉर्म अपने पास आ गया है। तो ये हमने देखा। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आविष्कार किसने किया, जॉन मैकार्थी। जॉन मैकार्थी कौन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक हैं। ठीक है ना, जॉन मैकार्थी, इस चीज़ को भी आप याद रखिए। फिर इसके बाद हमने क्या देखा, हमने लैंग्वेज की बात देखी। कंप्यूटर भाषाएं, कंप्यूटर की भाषाएं दो प्रकार की होती हैं, निम्न स्तरीय भाषाएं और उच्च स्तरीय भाषाएं, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज की बात करें तो इसमें दो लैंग्वेज आते हैं, मशीनी लैंग्वेज जो कि होती है बाइनरी नंबर पर आधारित, 0 और 1 पर आधारित, और असेंबली लैंग्वेज आती है जो कि होती है सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं सब, मल, ऐड, इस तरीके से। ये एक सिंबॉलिक भाषाएं होती हैं।
इसके बाद हम देखते हैं उच्च स्तरीय भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज में हमारे पास कौन सी भाषाएं आती हैं? ऐसी भाषाएं आती हैं जिससे हम ऐप और सॉफ्टवेयर का निर्माण कर सकते हैं। ऐप और सॉफ्टवेयर के निर्माण के लिए हमने फॉरट्रैन, कोबोल, C++, जावा, इस तरह के हम लोग ने लैंग्वेज को देखा था। तो फर्स्ट जनरेशन में हमने देखा मशीनी लैंग्वेज, सेकंड जनरेशन में हमने देखा असेंबली लैंग्वेज, जिसको सिंबॉलिक लैंग्वेज भी कहा जाता है, जो कि 1950 के असेंबली लैंग्वेज पर आधारित थी। ठीक, इसके बाद थर्ड जनरेशन में हमने देखा उच्च स्तरीय भाषाओं पर आधारित, 1960 पर आधारित उच्च स्तरीय भाषाओं का उपयोग किया जाने लगा थर्ड जनरेशन में। थर्ड जनरेशन में दो हमने भाषाएं देखी, जैसे कि फॉरट्रैन। ठीक है, तो सेकेंड अपना फुल फॉर्म बन जाता है फॉरट्रैन से फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फॉरट्रैन। और हमने देखा थर्ड था कोबोल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है ना। हमने दो चीज़ें देखी इसमें। तो ये 1957 में बना था और ये 1959 में बना। फॉरट्रैन किसके द्वारा बनाया गया था? जॉन बैकस फॉरट्रैन, ठीक है ना। और कोबोल किसके द्वारा बनाया गया था? ग्रॉसहॉपर कोबोल मुर्रे खाए, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड जनरेशन तक की बात। इसके बाद फोर्थ जनरेशन में हमने देखा, जिसमें हमने क्वेरी लैंग्वेज या डोमेन आधारित लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है फोर्थ जनरेशन में। तो क्वेरी लैंग्वेज क्या हो जाता है? SQL। फोर्थ जनरेशन में हमने देखा SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, इसका हमने इस्तेमाल किया फोर्थ जनरेशन में। फिर फिफ्थ जनरेशन में हमने फिर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया, जो कि एक स्मार्टर लैंग्वेज है। और इसमें और क्या क्या आ जाते हैं? OPS5, लिप्स, मरकरी, प्रोलॉग, ठीक है ना। और मरकरी के बारे में हमने देखा कि फिफ्थ जनरेशन में एज अ लैंग्वेज यूज़ हुआ और फर्स्ट जनरेशन में एज अ मटेरियल यूज़ हुआ। तो ये रही यहाँ तक की बातें हैं। आगे की बातें हम कंप्यूटर की फिर से नेक्स्ट क्लास में कवर करते चलेंगे। और जो भी क्लासेस जिसमें हम फुल फॉर्म पढ़ते जाएंगे, लास्ट में इसी तरह कवर करते चलेंगे। और जब पूरी क्लासेस ख़त्म हो जाएंगी तो सारे फुल फॉर्म और एक्सटेंशन को एक साथ एक लिस्ट बनाकर फिर से याद कर लेंगे। तो इसी तरह हमारी वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।